अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सेंट्रियोल भाग लेता है। जो सेंट्रियोल होता है वो किस में भाग लेता है? सेंट्रियोल भाग लेता है, पहला विकल्प है प्लेट निर्माण को प्रारंभ करने में, स्पिंडल निर्माण को प्रारंभ करने में, केंद्रक निर्माण को प्रारंभ करने में, और चौथा विकल्प है कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन को स्टार्ट करने में। तो साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं कि जब कोशिका में विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के समय क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं सेल डिवीजन की, जो मेटाफेज अवस्था होती है, समसूत्री जो कोशिका विभाजन है, तो उसकी जो मेटाफेज अवस्था है, मेटाफेज अवस्था में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं या जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं? इस मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, इस इक्वेटर लाइन पर अरेंज हो जाते हैं। अब मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होता है, जो सामान्यतः केंद्रक के पास होता है, वो सेंट्रियोल क्या करता है, इस सेंट्रियोल से कुछ हल्के हल्के से फाइबर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ फाइबर्स निकलते हैं, कुछ तंतु निकलते हैं इससे, और ये तंतु जो होते हैं क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। तो इन तंतुओं को हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर कहते हैं। इन्हें स्पिंडल फाइबर या तुर्क तंतु इनको कहा जाता है। और ये तुर्क तंतु जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर होते हैं, इन गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर ले जाने का काम करते हैं। कहाँ पर? ये इस पोल की ओर ले जाएंगे कुछ क्रोमोसोम्स को, और ये इस ओर ले जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें वो क्या होगा? वो होगा विकल्प बी, कि जो सेंट्रियोल होता है वो स्पिंडल फाइबर के निर्माण को प्रारंभ करता है, यानी स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रियोल पाया जाता है, तारक जो केंद्रक होता है पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पहला विकल्प है प्राणी कोशिका, यानी जो जंतु कोशिका होती है, जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में होता है, या लाल शैवाल या रेड एल्गी जिसको कहते हैं, या प्रोकैरियोट्स में होता है, या जो पुष्पित पौधे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उस फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। किस में पाया जाता है? तो साथियों, हमारा जो राइट आंसर है वो है प्राणी कोशिका, यानी जो सेंट्रियोल होता है वह एनिमल सेल में पाया जाता है। और जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके द्वारा क्या होता है, स्पिंडल जो फाइबर होते हैं उसका निर्माण होता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है ये। और ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर ले जाने का काम करता है। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुणसूत्रों में होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स में होता है। पहला विकल्प है केवल प्रोटीन, दूसरा विकल्प है डीएनए प्रोटीन, तीसरा विकल्प है डीएनए आरएनए और हिस्टोन, और चौथा विकल्प है डीएनए आरएनए हिस्टोन और अहिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो साथियों, हमारा जो सही आंसर है इसमें वो है विकल्प डी। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं, जो क्रोमोसोम होता है या जो क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। अब इस न्यूक्लियो प्रोटीन शब्द को अगर हम देखें तो इसमें दो शब्द हैं साथियों। इस न्यूक्लियो प्रोटीन में दो शब्द हैं, एक है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा भाग होता है प्रोटीन वाला। यानी इसमें एक भाग कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड वाला भाग है, और जो दूसरा भाग है इसमें वो है प्रोटीन वाला। तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में इसमें डीएनए होता है और आरएनए होता है। आरएनए की जो मात्रा है वो डीएनए से कम होती है। प्लस इसमें प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और जो दूसरी प्रोटीन होती है वो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो विकल्प डी इसमें सही है, कि जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए आरएनए हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हो सकते हैं। या फिर साथियों कभी कभी इसकी जगह पर क्या आ सकता है कि गुणसूत्र बने होते हैं या जो क्रोमोसोम्स होते हैं बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन,
तरीके से, तो हमको न्यूक्लियोप्रोटीन को याद रखना है। चलिए साथियों, इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो साथियों, ये फिर से उसी से संबंधित एक प्रश्न है क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन में होता है, क्रोमेटिन में उपस्थित होता है, पहला विकल्प है डीएनए तथा आरएनए, दूसरा विकल्प है आरएनए तथा प्रोटीन, तीसरा विकल्प है डीएनए तथा हिस्टोन और चौथा विकल्प है डीएनए आरएनए प्लस हिस्टोन। तो साथियों, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये विकल्प डी है वो सही होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हिस्टोन के साथ में वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी दे दे, तब भी हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। नॉन जो हिस्टोन प्रोटीन है यह भी इसमें दे सकता है। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प कोशिका भित्ति या सेल वॉल, तीसरा विकल्प प्लाज्मा स्तर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं, या प्लाज्मा झिल्ली, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इसका साथ ही हमारा जो सही आंसर होगा, राइट आंसर है वो है विकल्प ए, यानी जो रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली होती है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। देखिए साथियों, जो पादप कोशिका होती है, जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होती है, उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़े आकार की ये रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स या रिक्तिका कहते हैं। वैक्यूल्स या रिक्तिका कहते हैं। जंतु कोशिका में बहुत छोटी छोटी हो सकती हैं या कुछ जंतु कोशिका में अनुपस्थित भी होंगी, जो कि प्लांट सेल के अंदर ये बहुत बड़े आकार की होती है। तो इस रिक्तिका के चारों ओर ये जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। और इस वैक्यूल्स के अंदर एक द्रव होता है जिसको सेल सेप भी कहा जाता है। ये सेल सेप द्रव होता है इसके अंदर। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जो सेल थ्योरी है निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई? पहला विकल्प है वोल्फ, दूसरा विकल्प है रुडोल्फ विर्चोव, ये रुडोल्फ विर्चोव, तीसरा विकल्प है माइन वॉन मोल रेस्पेल और चौथा विकल्प है स्लाइडेन एवं स्वान। तो साथियों, हमारा जो सही आंसर होगा, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लीडन एवं स्वान के द्वारा 1838 और 39 में ये जो थ्योरी है वो स्लीडन एवं स्वान के द्वारा दी गई थी, जिसमें जो स्लीडन थे ये वनस्पति शास्त्री थे यानी बॉटनिस्ट थे ये, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। तो इनके द्वारा सबसे पहले ये सेल थ्योरी है वो प्रतिपादित की गई। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया? तो हमारा जो पहला विकल्प है वही स्लाइडेन एवं स्वान, दूसरा है स्वामर्डम, तीसरा है रुडोल्फ विर्चोव या रुडोल्फ विर्को लिखा है ये, और चौथा विकल्प है लीवेनहोफ। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी है कि रुडोल्फ जो विर्चोव थे, जिसको हम आर विर्चोव भी कहते हैं, रुडोल्फ विर्चोव है। तो इन्होंने क्या किया था? 1855 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया कि जो स्लीडन और स्वान का जो कोशिका सिद्धांत था उसमें कुछ कमियां थी, और इन कमियों को दूर करके इन्होंने एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत पेश किया था। और इसमें जो कमी थी स्लीडन स्वान के थ्योरी में वो यह थी कि यह नहीं बता पाए कि जो नई कोशिका होती है उसका जो निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है वो कैसे होता है। नई कोशिका की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, यह बात स्लीडन स्वान अपने सिद्धांत में स्पष्ट नहीं कर पाए। तो रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा जो अपना सिद्धांत दिया गया था, जिसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं, उसमें इन्होंने बताया था कि नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है
वो पुरानी कोशिका से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पुरानी कोशिका के द्वारा होती है। यानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है उसी से क्या होता है, न्यू सेल्स जो होती है वो अराइज होती है। तो इसके लिए इन्होंने अपनी भाषा में एक शब्द दिया था, ओमनिस सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है उसी से न्यू सेल जो होती है वो अराइज होती है। चलिए साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? यानी इस प्रश्न में आपसे प्रोकैरियोटिक सेल्स का लक्षण या विशेषता पूछी गई है, जिसमें पहला जो विकल्प है वो है केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रक की अनुपस्थिति। दूसरा विकल्प है कोशिकांगों की अनुपस्थिति। तीसरा जो विकल्प है आनुवंशिक पदार्थों की अनुपस्थिति और चौथा विकल्प है गुणसूत्र में स्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति। कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का लक्षण नहीं है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होता है विकल्प सी होगा। इसमें हमारा आनुवंशिक पदार्थों की अनुपस्थिति, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ तो होता है। यानी इसमें जो डीएनए होता है वो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जबकि इसमें जो डीएनए होता है वो स्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़ता है। तो ये स्टेटमेंट इसके अनुसार क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का विशेषता है। कोशिकांगों की अनुपस्थिति, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसोसोम ये कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक इनका कैसा होता है, सुविकसित नहीं होता है, यानी इसके चारों ओर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या है साथियों, वो है विकल्प सी, यानी आनुवंशिक पदार्थों की अनुपस्थिति। यानी इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और वो सर्कुलर डीएनए होता है। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा साथियों वो है प्लाज्मा लेमा शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो साथियों जो कोशिका होती है, इस कोशिका के चारों तरफ ये जो घेरा होता है, जो कवरिंग होती है, इसको हम कोशिका झिल्ली, इसको कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो शब्द है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, वो दिया गया था नागेली एवं क्रेमर के द्वारा, जबकि जो प्लाज्मा लेमा शब्द का प्रयोग है वो जे.क्यू. प्लोव के द्वारा या जे.क्यू. प्लावे के द्वारा दिया गया था। यानी ये जो शब्द है वो जे.क्यू. प्लोव के द्वारा दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर जो साथियों है वो होगा विकल्प बी इसमें। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमाइलोप्लास्ट का काम क्या है? ये पूछ रहा है कि भाई एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या है साथियों? तो विकल्प ए है पानी को अवशोषित करना, प्रकाश अवशोषित करना, वसा का संग्रह करना और मंड संग्रह यानी कि स्टार्च जो होता है उसका संग्रह, स्टोरेज। तो साथियों जो एमाइलोप्लास्ट होता है, ये एमाइलोप्लास्ट जो होता है जो अवर्णी लवक होता है। क्या? अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये उस अवर्णी लवक का हिस्सा होता है और इसका काम होता है स्टार्च का संग्रह करना। यानी यह कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। साथियों जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होती है, उस प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, लवक या प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। और ये प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो प्लास्टिड हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट।
ये 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं या भोज्य पदार्थ होते हैं उसके संग्रह से संबंधित होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं इनमें, और ये पिगमेंट विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे कि जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। तो ये कुछ इस तरीके के पिगमेंट होते हैं, कई प्रकार के। और जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है उसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से संबंधित होता है। वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होगा या फिर वह फोटोसिंथेसिस से संबंधित होता है। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कैटाबॉलिक एंजाइम युक्त होता है? विकल्प ए है हमारा क्लोरोप्लास्ट, विकल्प बी है माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प सी है गोल्जी बॉडी, विकल्प डी है राइबोसोम। साथियों ये 4 विकल्प हमारे पास है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया नामक सेल ऑर्गन्स होता है इसके अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, इसकी जो झिल्ली होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो क्रिस्टी होती है और जो मैट्रिक्स होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ के बड़े अणु होते हैं उसको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। और जिस भोज्य पदार्थ के विघटन से क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम देखें तो ये इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन इसकी कुछ इस तरीके से फोल्डेड हो जाती है और फोल्डेड होकर ये उंगली के समान कुछ उभार बना लेती है। इन उभारों को हम कहते हैं क्रिस्टी। ये उभार क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। उन उभारों पर, क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स लगे रहते हैं, कुछ कण इस पर पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, F1 कण। अब ये जो F1 कण होते हैं इन पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से संबंधित क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि जो कोशिकीय श्वसन होता है, उस कोशिकीय श्वसन का क्या होता है, एक चरण होता है। कोशिकीय श्वसन या जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उस कोशिकीय श्वसन से संबंधित एक चरण होता है, एक स्टेप होता है। तो इसमें कुछ एंजाइम्स क्रिस्टी पर होते हैं, कुछ एंजाइम्स इसकी इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, कुछ इसमें मैट्रिक्स जो होता है इनर मेम्ब्रेन के भीतर, उस मैट्रिक्स में भी पाए जाते हैं। ETS से संबंधित, क्रेब्स साइकिल से संबंधित कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिस्टी सहायक होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, प्रकाश ऑक्सीकरण में और बाष्पोत्सर्जन में। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, श्वसन में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होते हैं इन पर रेस्पिरेशन जो होता है उससे संबंधित क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। श्वसन संबंधी एंजाइम्स इन पर पाए जाते हैं। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। F1 कण पाए जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी साथियों मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंतरिक सूत्रकणिका कलावलन बनाती है, ये कहलाते हैं। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न साथियों आपसे यह पूछ रहा है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है साथियों, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके चारों ओर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, इस तरीके के फिंगर लाइक, यानी इससे उंगली के समान क्या बन जाते हैं,
उघार बनते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये उंगली के समान जो उघार होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी पर ही मैंने आपको बताया था कि इन पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको F1 कण कहते हैं, यानी ये F1 जो कण होते हैं, 1 पार्टिकल्स हैं, इसी पर पाए जाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर साथियों क्या होता है, विकल्प सी इसका जो होगा वो सही होगा। चलिए साथियों फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, पहला विकल्प है सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार, दूसरा विकल्प है डबल स्टैंडर्ड, तीसरा विकल्प है स्टोन के बिना, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, हम जानते हैं कि वो सर्कुलर उसका डीएनए होता है। डीएनए किस तरीके का होता है, सर्कुलर प्रकार का जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। यानी इसका जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है उसके जैसा होता है। किसके समान होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के समान इसका डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के समान जब इसका डीएनए होता है तो फिर वो कैसा होगा भाई, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की विशेषता है कि वो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, और वह स्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा, डी, यानी इसका जो डी आंसर हो, डी विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए साथियों इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी। विकल्प ए है रॉबर्ट ब्राउन, विकल्प बी है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, विकल्प सी है रॉबर्ट वाइट, और विकल्प डी है स्लाइडेन। तो साथियों इसका जो आंसर होगा पहले वो होगा हमारा बी विकल्प सही होगा इसमें। अब ऐसा क्यों, जो रॉबर्ट ब्राउन है यह केंद्रक की खोज से संबंधित है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस को खोजा था। और जो स्लाइडन के द्वारा, और जो स्लाइडन और स्वान थे इनके द्वारा सेल थ्योरी दी गई थी। और सेल को सबसे पहले देखा किसने था, रॉबर्ट हुक। जो कोशिका है, कोशिका को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सबसे पहले उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में क्या किया था, एक टिश्यू था जिस कॉर्क में क्या किया था, अध्ययन किया था। जो कॉर्क का एक टुकड़ा था उसमें उनका अध्ययन किया गया उनके द्वारा खुद के बनाए गए एक सूक्ष्मदर्शी में, तो जिसमें उन्हें कुछ इस तरीके के मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसे हॉलो स्पेस इसमें दिखाई दिए थे, कुछ चैम्बर्स दिखाई दिए थे, और उन्हीं को उन्होंने क्या कह दिया, सेल कह दिया। लेकिन ये कॉर्क जो था वो क्या था, वास्तव में एक डेड टिश्यू था। ये कैसा टिश्यू था, डेड, मृत ऊतक था। इस वजह से जो जीवित कोशिका को देखने का श्रेय मिलता है वो किसको जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्हें जीवित कोशिका को देखने का श्रेय मिलता है। तो हमारा सही विकल्प बी। चलिए साथियों इसके बाद फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करने में असमर्थ है, यानी इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो थ्योरी निम्न में से किस स्टेटमेंट कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, नई कोशिका कैसे बनती है, जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये अपनी थ्योरी में यह नहीं बता पाए थे कि जो नई कोशिका होती है उसका निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका का निर्माण किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए हमारा जो विकल्प है वो बी विकल्प इसके हिसाब से सही होता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, सभी कोशिकाओं का निर्माण उनकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कोशिका सिद्धांत में सुधार करके यह संकल्पना किसने दी थी। विकल्प ए है स्लाइडन एवं स्वान, विकल्प बी है विर्चोव, विकल्प सी रॉबर्ट ब्राउन, और विकल्प डी लीवेनहॉक। तो साथियों जो सही आंसर है वो रुडोल्फ विर्चोव। मैंने आपको बताया था कि ये जो रुडोल्फ विर्चोव थे
इनके द्वारा मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई और मॉडर्न सेल थ्योरी में इन्होंने ये बताया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं? यानी यहाँ पर आपसे प्रोकैरियोटिक जो सेल है उस प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल पूछा गया कि उदाहरण इनके इनमें से कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो पहला विकल्प है पीपीएलओ, दूसरा विकल्प है माइकोप्लाज्मा, तीसरा विकल्प है बैक्टीरिया और जो विकल्प डी है सभी। तो साथियों इसमें हमारा जो आंसर होगा विकल्प डी होगा। देखो पीपीएलओ क्या है? फ्लूरोनिमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म, ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। माइकोप्लाज्मा ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है और ये सबसे छोटी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका भी ये होती है। और जो बैक्टीरिया होता है या जो जीवाणु होता है यह भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो डी विकल्प सही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर फिर से बढ़ते हैं। भाई किस में आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है? यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड किस में होता है? पहला विकल्प है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, दूसरा विकल्प है यूकैरियोटिक कोशिका, तीसरा विकल्प है बहुकोशिकीय कोशिका जो मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय कोशिका, और चौथा विकल्प है ए एंड बी बोथ। तो साथियों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जैसे कि अगर हम ये प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इस सेल के अंदर क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनका वो कैसा होता है? नेकेड होता है। यानी इसमें क्या होता है? जो केंद्रक होता है वो विकसित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है, विकसित नहीं होता है। इससे आशय क्या है कि इसके चारों ओर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है? जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? केंद्रक के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जिसलिए जो केंद्रक के जो पदार्थ होते हैं और जो कोशिका द्रव्य के पदार्थ होते हैं ये सब आपस में मिल जाते हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो नग्न पड़ा रहता है। और ये जो रीजन होता है स्टेन का, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, या फिर इनके केंद्रक को क्या कहा जाता है? फाइब्रस न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इनका जो केंद्रक होता है वो फाइब्रस न्यूक्लियस भी कहते हैं, या फिर इसी को जीनोपोर भी कहा जाता है, जीनोपोर भी इसको कहते हैं। तो ये सर्कुलर डीएनए इनके अंदर होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो नेकेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं रहता। चलिए साथियों फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीजोसोम के विषय में क्या सही है? कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक हैं, कोशिकीय श्वसन में सहायक हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में सहायक हैं, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी। अब मीजोसोम क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया की सेल है और बैक्टीरिया की सेल में क्या होता है कि जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से भीतर की ओर क्या बनाती है? एक फोल्ड बना लेती है, जिस फोल्ड को हम क्या कह रहे हैं? मीजोसोम कहते हैं। तो यह मीजोसोम इन सभी कार्यों से कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं। यानी जिस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही जो मीजोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरिया में वह इन कार्यों में सहायक होते हैं। चलिए साथियों इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन के आधार पर पादप कोशिका प्लांट सेल और जंतु कोशिका एनिमल सेल में विभेदन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं? तो जो हमारा पहला विकल्प है बड़ी रसधानी, लवक और कोशिका भित्तीय सेल वॉल। दूसरा विकल्प है वो है साथियों कोशिका भित्तीय सेल वॉल, लवक और सेंट्रियोल। इसके बाद तीसरा विकल्प है कोशिका भित्तीय सेल वॉल, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है कोशिका झिल्ली
सेल मेम्ब्रेन, लवक और कोशिका भित्ति। तो साथियों इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, कि जो पादप कोशिका होती है इसमें बहुत बड़े आकार की क्या पाई जाती है, वैक्यूल्स होती है, बहुत बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है और इसकी जो झिल्ली होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। प्लांट सेल में लवक होता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है और इनके चारों तरफ यानी जो पादप कोशिका होती है इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है इसके चारों तरफ एक और आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं और ये 3 स्तर से मिलकर बनी होती है। इस कोशिका भित्ति में क्या होता है, ये 3 स्तरीय होती है। मिडिल लैमेला होता है इसमें, इसको मध्य पटलिका भी कहते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल। तो विकल्प ए हमारा सही है, यानी इसमें बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, प्लास्टिड होते हैं और सेल वॉल होती है। इन 3 आधारों पर हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर कर सकते हैं। की ओर बढ़ते हैं। परिपक्व पादप की कोशिका भित्ति का सबसे आंतरिक भाग है। जो परिपक्व पादप की जो कोशिका भित्ति है इसका सबसे आंतरिक भाग जो भीतरी भाग होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, द्वितीय कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, द्वितीय कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो यह इसका राइट आंसर होगा। साथियों जो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है हम जानते हैं कि वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन आदि पदार्थों से मिलकर बनी होती है। चलिए साथियों इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा होता है। पहला विकल्प है हरित लवक या जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद विकल्प बी है लयनकाय या लाइसोसोम, विकल्प सी है केंद्रक या न्यूक्लियस और चौथा विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, यानी जो लयनकाय होता है इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। तो साथियों जो लाइसोसोम होता है यह सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। इसके भीतर यह क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके भीतर ये पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। इसके चारों ओर ये सिंगल मेम्ब्रेन है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित लवक की पीठिका में उपस्थित चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना कहलाती है। विकल्प ए थैलेकॉइड, विकल्प बी ग्रेना, विकल्प सी पर्णद्योतक कोशिकाएं और विकल्प डी पीठिका पटलिकाएं। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा विकल्प ए थैलेकॉइड।